हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है पार्ट टेस्ट नंबर 4, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं क्या कहा गया है इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म बाय द प्रोसेस। कि शुक्राणु जनन विधि द्वारा परिपक्व शुक्राणुओं के निर्माण में शामिल निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेप दी गई हैं। आप जानते हैं कि अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले जो आती हैं वो आते हैं स्पर्मेटोगोनिया, उनसे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और उनसे बनते हैं स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसू, और जिनसे जाकर के फाइनली बनता है हमारा क्या, स्पर्म, है ना। ये वाला सीक्वेंस हमें देखना है कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि हमारा हो जाएगा ई। उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि डी। उसके बाद आएगा स्पर्मेटिड यानी कि बी, और जो लास्ट हमारा बच जाएगा वो बच जाएगा सी। सीक्वेंस दिख रहा है ई ए डी बी सी, जो हमें कहाँ नजर आ रहा है, ई ए डी बी सी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 200 अंडाणुओं के निर्माण के लिए कितने प्राथमिक अंड कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, कितने प्राथमिक oocyte हमें चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है। यहाँ पे हमें 200 ओवम चाहिए तो हमें कितने प्राइमरी oocyte चाहिए, 200 ही चाहिए, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, पूछा गया है कि ये जो ए लेबलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ए लेबलिंग क्या है, तो ये जोना पेलुडा है। सबसे सरलतम सवाल यही था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन शुक्र जनन के लिए असत्य है। हमारे काम की चीज ये है, हमें ढूंढना है एक फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा इसमें सही नहीं है। कि किशोरावस्था के समय शुरू होता है, ये बात सही है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के बाद ही शुरुआत होती है उसकी। अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित LH तथा FSH हार्मोन इसे नियंत्रित करते हैं, ये बात भी सही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में LH और FSH का रोल होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, ये बात गलत है। यहां पर शब्द द्विगुणित नहीं, यहां पर शब्द अगुणित होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये कैसा है, हमारा गलत है, और जो हमारा गलत है एक्चुअली में वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के बाद विभेदित होकर युग्मक बनते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड जो होते हैं वो गोलाकार संरचना है, जो विभेदित होकर शुक्राणुओं में एक लंबी संरचना में बदल जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कितनी कुंडलित संरचनाएं शुक्राणु के उत्पादन तथा परिवहन में जो है शामिल हैं। हाउ मैनी ट्यूबुलर, ये वाला शब्द आप याद रखिएगा कि इनमें से कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल हैं। वृषण जालिका, हाँ जी ये बात सही है, ये नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अंडवाहिनी, ये मादा में चला जाएगा, तो मादा की जरूरत है नहीं, यहां बात चल रही है किसकी, पुरुष की। शुक्रजन नलिकाएं, हाँ जी ये भी इसमें शामिल हैं, ये हो गया नंबर 2। शुक्रवाहिका है, ये हो गया नंबर 3। स्खलन वाहिनी, ये हो गया नंबर 4। मूत्र मार्ग, ये हो गया नंबर 5। वृषण कोश, ऐसी कोई नलिकाकार संरचना नहीं है। बाह्य मूत्र छिद्र, ये छिद्र की बात हो रही है, हमें चाहिए नलिकाकार संरचना। शुक्राशय, ये ग्रंथि का नाम है। अधिवृषण, ये हो सकता है नंबर 6, और शुक्रवाहक नंबर 7। तो टोटल कितनी संरचनाएं जो में नलिकाकार नजर आ रही हैं वो है 7। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है अभिकथन और उसका कारण कि वृषण की लीडिक कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं, या हम इन्हें इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये बात सही है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नलिकाओं के बाहर के अवकाश में पाई जाती हैं, जिसे हम अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या यही बात नीचे दी गई है? अगर ये बात नीचे दी गई है तो हमारा कहना होगा स्पष्टीकरण है।
दूसरे में कहा गया है लीडिक कोशिकाएं शुक्र नलिकाओं के बाहर की तरफ अंतराली अवकाश में पाई जाती हैं। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को एमटीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? हमारे काम की चीज है ये, हमें ढूंढना है एक सही स्टेटमेंट कि पूरी दुनिया में हर साल 30 से 35 मिलियन एमटीपी कराई जाती है। ये बात गलत है, 30 से 35 नहीं है, एनसीईआरटी ने 45 से 50 के आसपास कहा है, इससे ज्यादा ही कहा है। निश्चित रूप से जनसंख्या को घटाने में एमटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को घटाना नहीं है। एनसीईआरटी ने इस बात के बारे में कहा है कि हाँ ऐसा ही है, हूबहू यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। भारत सरकार ने किसके एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1981 में कुछ कठोर शर्तों के साथ एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान की है। यह बात तो सही है कि कानूनी स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन वो 1981 में नहीं है, वो 1971 में है। मतलब ये बात भी कैसी है? गलत है। नेक्स्ट में कहा गया है सगर्भता की पहली तिमाही में कराई जाने वाली एमटीपी को अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। ये बात सही है ना। एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, बाद वाली ट्राइमेस्टर में इतना ज्यादा सेफ नहीं होती। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण नर है एमटीपी कराया जाता है। ये बात गलत है, यहां नर की जगह क्या लिखा हुआ है? मादा। तो कितने हमें ढूंढना क्या था? सही क्या मिल रहा है? बी और डी, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? सी में। करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कितने पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक तरीके हैं? यहां पे कुछ तरीके दिए गए हैं और पूछा गया कि पुरुषों के लिए कौन सा है। कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। हाँ जी, ये है। डायफ्राम, स्तनपान, अनार्तव और अंतररोप, ये तीनों तरीके जो हैं ये महिलाओं के लिए है। शुक्र वाहिका उच्छेदन, वैसेक्टोमी, हाँ जी ये भी है। तो हमें कितने तरीके देखने को मिल रहे हैं? दो, एक है ए और एक है ई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पर दिया गया है रोधक विधियां हैं, कॉलम है, आईओडी है, प्राकृतिक विधियां, प्रोजेस्टेरोन है और यहां पर उनके उदाहरण हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉपर विमोचक, कॉपर टी और इन सब की बात करें तो ये सब क्या है? आईओडी है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट। डायफ्राम, ग्रीवा, वॉल्ट, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है? रोध विधियां, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। और गैर औषधि लिपिड लूप की बात करें तो ये भी हमारे किस में आ जाते हैं? आईओडी में आ जाते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। और आवधिक संयम की अगर हम बात करें तो आवधिक संयम हमारा क्या है? प्राकृतिक विधि है, यानी कि ये हो गया हमारा 4। और हार्मोन विमोचक की बात करें तो ये भी हमारा क्या है? आईओडी है, यानी कि ये हो गया 5। और माला डी माला एन क्या है? ये हो गया हमारा 6। तो हमें देखना है कि ए में क्या क्या मैच खा रहा है। ए में आ जाएगा 2, ए में आ जाएगा 2, 4, 4, 2। आंसर ए और डी में से कोई होगा। बी के लिए है 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1 की आंसर ए और डी में से ही है। और सी के लिए हो जाएगा 4, सी के लिए हो जाएगा 4, सी के लिए हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा गलत। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? युग्मकों की बात चल रही है कि हम युग्मकों को, गैमेट की बात चल रही है, मादा के शरीर के अंदर स्थापित करते हैं। तो एक तो हो जाएगा गिफ्ट और एक हो जाएगा IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन का मतलब होता है शुक्राणुओं को मादा के शरीर में भेजना। और अगर आप शुक्राणुओं को मादा के शरीर में भेज रहे हैं तो शुक्राणु भी क्या है? गैमेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? अभिकथन और कारण कि गर्भनिरोधक विधियां अवांछित गर्भधारण को रोकने में उपयोगी होती है। ये बात सही है कि गर्भनिरोधक विधियां अवांछित गर्भधारण को रोकने में उपयोगी होती है। और एक आदर्श गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, सस्ता, कम या बिना अनुषंगी प्रभाव वाला, आसानी से उपलब्ध। एक्चुअली में नीचे जो दिया गया है वो उनका प्रायोरिटी दी है कि क्या क्या उनमें विशेषताएं होनी चाहिए जो है। यहां पर ऊपर वाले का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यहां पर उनकी क्वालिटीज दी गई हैं कि आदर्श गर्भनिरोधक की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। तो ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट में दिया गया है मादा कॉन्डोम ए तथा बी को ढकता है, तो योनि, गर्भाशय ग्रीवा, योनि अंडवाहिनी ये नहीं हो सकता, योनि गर्भाशय ये भी नहीं हो सकता, योनि गर्भाशय ग्रीवा मतलब आंसर ए और डी में से ही है। को ढकता है और एसटीडी से भी बचाता है, किंतु इसे पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जी नहीं। पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो मादा कॉन्डोम को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो कॉन्डोम्स होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, वो सिंगल टाइम यूज होते हैं। हाँ, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर रीयूजेबल होते हैं, लेकिन कॉन्डोम्स जो है वो रीयूजेबल नहीं होते, वो सिंगल टाइम यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इन्हें पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब डी हो जाएगा। जो नेक्स्ट, किससे पीड़ित व्यक्ति में लगातार उच्च ज्वर, ऐसा कुछ कुछ आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सुना होगा कि उच्च ज्वर बना रहता है, आमाशय पीड़ा होती है, भूख में कमी हो जाती है, और ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके हैं, टाइफाइड के हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को सांप ने काटा है भाई, सांप ने काटा है तो ऐसे में इमरजेंसी है, और आप जानते हैं इमरजेंसी होने पर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का मतलब है पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, पीड़ित को पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज का इंजेक्शन देना। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। यहां पर कुछ एजेंट दिए हैं और वहां पर बीमारियां दी हैं। आप जानते हैं हाथी पांव जो होता है वो होता है किससे, वुचेरेरिया से, यानी कि ये हो गया फर्स्ट। निमोनिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, यानी ये हो गया सेकंड। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, यानी कि ये हो गया थर्ड। और दाद होता है एपिडर्मोफाइटन, यानी कि ये हो गया फोर्थ। सीक्वेंस हमें देखने को मिला 3, 1, 4, 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। धतूरा किसमें रखा गया है, धतूरा को अधिक मात्रा में सेवन से। देखिए, अगर हम धतूरे के लक्षण देखें तो लक्षण तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन उसने एक शब्द लगाया है और वो शब्द क्या है, अधिक मात्रा में। जब आप धतूरे को अधिक मात्रा में ले लेते हैं तब जाकर के वो हेलुसिनेशन इफेक्ट पैदा करता है, वो विभ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट, भांग, चरस, गांजा और मैरिजुआना को सम्मिलित किया जाता है किसमें, कैनाबिनॉइड्स में। आंसर है इसका सी। स्वास्थ्य के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार सही कथनों का चयन कीजिए कि हमारा स्वास्थ्य शरीर द्रव्यों के अच्छे संतुलन के कारण नियमित बना रहता है, ये बात सही है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि ये जो स्टेटमेंट सही लिखा है, गलत नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन यहां पूछा गया है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, और ये जो बात है वो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ये प्राचीन सिद्धांत के अनुसार है। इसलिए ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरे में कहा गया है स्वास्थ्य के तात्पर्य केवल रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता से नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता से है। ये बातें क्या है, सही है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। स्वास्थ्य कार्य क्षमता में वृद्धि करता है तथा जीवन को दीर्घायु बनाता है, ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब ए को छोड़ दें तो बाकी के 3 पॉइंट कैसे हैं, सही हैं, जो हमें दिख रहा है कहां, यहां। तो करेक्ट आंसर हमारा है इसमें सी। नेक्स्ट, कथन दिए गए हैं, सत्य और असत्य पूछा गया है कि पुरुषों का वीर्य जो है प्लाज्मा में फ्रक्टोज, जी हां होता है, कैल्शियम ये भी होता है, और एंजाइमों से भरपूर होता है, ये बात सही है। मतलब हमारा पहला कथन कैसा है, सत्य है। दूसरे में कहा गया है प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव शिश्न को चिकना बनाने में मदद करता है, ये बात गलत है। ये काम जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का है। ठीक है, मतलब हमारा पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो कैसा है, असत्य है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं। योनि के चारों ओर स्थित लघु भगोष्ठ जघन सेल से विस्तारित होता है। ये जो बात कही गई है कि जघन सेल से विस्तारित होता है, वो लघु भगोष्ठ के लिए नहीं है, वो बृहद भगोष्ठ के लिए है ना। मतलब हमारा कथन 1 कैसा है, गलत है। दूसरे में कहा गया है कि भगसेफ, जिसे हम क्लाइटोरिस भी कहते हैं, भगसेफ मूत्र मार्ग द्वार के ऊपर दोनों लघु भगोष्ठों के ऊपरी संधि स्थल पर स्थित होता है, ये बात सही है।
मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 जो है वो असत्य है, परंतु कथन 2 वो कैसा है, सत्य है। करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक डायग्राम दिया गया है और लेबलिंग पूछी गई है कि यहां पर जो आपको P नजर आ रहा है ये P क्या है। यहां पर आप देखें कि P से ही जस्ट जो है स्पर्मेटिड और स्पर्म निकल रहे हैं, तो ऑप्शंस के बेस पे अगर आप देखें तो ये हमें देखने को मिल सकता है क्या, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। मतलब आंसर जो आएगा वो सी और डी में से आएगा। और फिर उन्होंने पूछा है कि जिस क्रिया के द्वारा वो शुक्राणु में बदल रहा है, तो शुक्राणु में बदलने की क्रिया जो है वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है और कौन सी प्रोसेस अपनाई जा रही है, वो है स्पर्मियोजेनेसिस की। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बाह्य स्खलन विधि से गर्भधारण के साथ साथ सिफिलिस जैसे यौन संचारित रोगों को रोकने की संभावना अधिक होती। ये बात गलत है कि बाह्य स्खलन विधि से गर्भधारण को रोका जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोका जा सकता। यानी कि कथन 1 कैसा हो गया, गलत हो गया। आवधिक संयम और अंतरित मैथुन जैसी प्राकृतिक विधियों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और इनकी विफलता की दर कैसी है, देखिए ये बात सही है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 जो है वो असत्य और कथन जो 2 है वो कैसा है, सत्य है। यानी कि जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए चित्र पर विचार कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसकी क्रियाविधि को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यहां पर ये जो संरचना दी गई है ये है फीमेल कॉन्डोम की, ठीक है, कि युग्मकों के स्राव को रोकता है, ये युग्मकों के स्राव को नहीं रोकता है, ये उनके प्रवेश को रोकता है, परिवहन को रोकता है। शुक्राणुओं के गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश को रोकता है, यही इनका कार्य है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। जो भक्षणशीलता को बढ़ाता है, ऐसा नहीं है, ये आयोडीज का कार्य है। महिलाओं में हार्मोनल स्तर को बदलता है, ये भी नहीं है, ये फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करता है बस। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली एक गैर स्टीरोडल तैयारी है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था सहेली, है ना। तो ये बात कैसी है, सही है। मौखिक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, ये बात सही है, जिससे उच्च गर्भनिरोधक मूल्य प्राप्त होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लगभग ना के बराबर ही होते हैं। एनसीईआरटी ने इस बात को माना है, ना के बराबर इनमें क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। जो तो हमारे दोनों ही कथन कैसे हैं, सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कैसे हैं, सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, यौन संचारित रोगों से संबंधित कुछ लक्षण दिए गए हैं, 1 2 3 4। इनमें से कितने एसटीआई से सटीक रूप से संबंधित है। एनसीईआरटी ने जहां इन चीजों का जिक्र करा है, देखते हैं कौन कौन से। जननांग क्षेत्र में हल्का दर्द और सूजन, एनसीईआरटी ने जी हां बिल्कुल इसका जिक्र करा है, 1 हो गया। तरल पदार्थ का स्राव, हाँ जी एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी कहा, फ्लूइड डिस्चार्ज करके एनसीईआरटी ने वहां पे लिखा है। पेट दर्द का वहां पे उन्होंने जिक्र नहीं करा है कि पेट दर्द नहीं होता है। हाँ, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी करके जरूर दिया गया है। और खुजली इचिंग, हाँ जी ये भी एक करेक्टर है। तो हमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 और 3। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट आप जानते हैं। विडाल टेस्ट जो लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, टाइफाइड के लिए। कि विडाल टेस्ट में सकारात्मक, मतलब हमारा विडाल टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है मतलब हमें क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। कि परिणाम वाले व्यक्ति रोग फैला सकता है। तो आप जानते हैं टाइफाइड जो फैलता है वो भोजन और जल से फैलता है। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, एक नर व्यक्ति में वैसेक्टोमी करने के बाद शरीर में क्या अवस्था होगी। वैसेक्टोमी मतलब उसकी वास डिफरेंस को कट एंड लाइगेट कर दिया गया है। कि युग्मकों का निर्माण रुक जाएगा, जी नहीं। जब हम वैसेक्टोमी करते हैं तो वहां पर वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया जाता है, ना कि टेस्टिस को। तो युग्मकों के निर्माण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि युग्मकों का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, निर्माण तो होता रहेगा लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होकर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। युग्मकों का निर्माण रुक जाएगा, जी नहीं। युग्मक की संख्या कम हो जाएगी, जी नहीं। युग्मक का परिवहन रुक जाएगा, जी हां। हमारा आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट,
शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु, आप जानते हैं कि यहां पर कि शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड जो है एक गोलाकार संरचना है और स्पर्म जो है एक इलोंगेटेड या लंबी संरचना है। तो यहां पर उसका रूप बदलता है और किस क्रिया द्वारा, वो वहां पर उसमें होता है विभेदन। करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनुष्य के रक्त में इम्यूनोग्लोबुलिन का सही बढ़ता हुआ क्रम है? तो क्लास में आपको बताया गया था कि अगर हम देखें तो क्लास में हम जब भी पढ़ते हैं तो यही सीक्वेंस पढ़ते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये जो सीक्वेंस आपको क्लास में बताया था ये घटते क्रम का है, सबसे ज्यादा Ig है और सबसे कम IgE है। तो यहां पे पूछा बढ़ते क्रम में, तो आप यहां से चल दीजिए EDMAG, तो EDMAG करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दाता से एकत्रित अंडाणु को दूसरी मादा की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करना जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है। अब यहां पे आप देखिएगा कि उन्होंने अंडाणु को एकत्रित किया है और अंडाणु अपने आप में क्या होता है, एक गैमेट होता है और गैमेट का ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा, गिफ्ट कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है। यह बात सही है कि जैसे ही अंडा निकल जाता है तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जिसके दौरान ग्राफियन पुटक का शेष बचा हुआ भाग कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर देता है। मतलब कथन एक हमारा कैसा है, सही है। और जब निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्षय होता है, ये बात भी सही है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में क्षय होता है नई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है अस्थानिक सगर्भता। अस्थानिक सगर्भता का मतलब है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लास में आपको बताया था कि गर्भाशय के अतिरिक्त अगर कहीं और प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हम उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, है ना। कहां पे हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थल पर भ्रूण का अंतरोपण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें डी है। नेक्स्ट, कि ड्रग और अल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? अंधाधुंध व्यवहार, जी हां। बर्बरता, बिल्कुल। हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं, ये बात सही है। विनिवर्तन संलक्षण के अभिलक्षण क्या है? चिंता है, कंपन है, मिचली है, पसीना आना, जिन्हें ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है, ये बात भी सही है। मतलब हमारा क्या आंसर आएगा, डी आएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कैसे हैं, सही हैं। नेक्स्ट, मानव के नर जनन तंत्र में किन ग्रंथियों का स्राव सेमाइनल प्लाज्मा को बनाता है? तो आप जानते हैं हमारे में 3 ग्रंथियां होती हैं, एक है सेमाइनल वेसाइकल, एक है प्रोस्टेट और एक है बल्ब यूरेथ्रल या काउपर्स। लेकिन ट्विस्ट उन्होंने ये खेला है कि यहां पर युग्मित और अयुग्मित शब्द जोड़ दिए हैं। मतलब आप देखेंगे वो बाकी चीजें तो सेम है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और कंद मूत्रपथ, जिसे बल्ब यूरेथ्रल या काउपर्स कहते हैं। यहां पर आप याद रखेंगे कि सिर्फ प्रोस्टेट जो होती है वो सिंगल होती है, बाकी की सेमाइनल वेसाइकल और जो बल्ब यूरेथ्रल है वो कैसी होती है, पेयर्ड होती है। युग्मित शुक्राशय हो सकता है, युग्मित शुक्राशय हो सकता है, एकल शुक्राशय नहीं हो सकता। मतलब इसको तुमने पहले ही गलत कर दिया। युग्मित प्रोस्टेट नहीं हो सकता, प्रोस्टेट सिंगल होता है। और एकल प्रोस्टेट ये हो सकता है। मतलब आंसर बी और डी में से आएगा। इसके अलावा एक बल्ब यूरेथ्रल है, जी नहीं, बल्ब यूरेथ्रल पेयर्ड है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसमें डी है। नेक्स्ट, कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में युग्मक जनन, यानी कि हम बात कर रहे हैं गैमेटोसाइट की, उसका विकसित कहाँ होता है? तो उसका निर्माण होता है ह्यूमन में। और जब कोई फीमेल जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो वो गैमेटोसाइट अवस्था चली जाती है, किसमें? फीमेल एनाफ्लीज में। फिर बाकी का विकास कहाँ होता है? फीमेल की गट में होता है जो है। तो निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य की आरबीसी में जो है। करेक्ट आंसर है इसका क्या, ए। नेक्स्ट, एड्स और कैंसर उदाहरण है। इन दोनों को उदाहरण एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिखे हैं कि एड्स एक संक्रामक रोग है जबकि कैंसर असंक्रामक रोगों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो एड्स संक्रामक है और कैंसर असंक्रामक है। करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट,
गलत कथन का चयन कीजिए, हमें ढूंढना है गलत। ठीक है, ए बी सी डी क्या क्या है कि वृषण कोश वृषण का तापमान सामान्य ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक है, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। ये बात सही है ना। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालिका होती हैं, ये बात भी सही है। मादा के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होना वीर्य सेचन कहलाता है, ये बात भी सही है। लास्ट जो बच गया है कि शुक्र नलिकाएं शुक्र वाहिका से वृषण जालकों में खुलती हैं, ऐसा नहीं है। शुक्र नलिकाएं वृषण जालक से होते हुए शुक्र वाहिका में खुलती हैं। मतलब ये बात हमारी कैसी हो जाती है, गलत, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट, दो कथन दिए गए हैं कि एलएच की क्रिया के अंतर्गत अंतराली कोशिकाओं का स्राव शुक्र जनन को तेज करता है, यह बात सही है। शुक्राणु कोशिकाओं से शुक्राणुओं के विकास में हाइपोथैलेमस की कोई भूमिका नहीं है, यह बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं हाइपोथैलेमस से ही निकल के आता है GnRH, और यही अग्रपीयूष से निकलवाता है LH और FSH, जैसा कि ऊपर कहा गया है ना। मतलब ये बात हमारी कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां दिया गया है कि नीचे 24 दिनों का आर्तप चक्र, तो हमारे काम की चीज है ये। यहां पर उन्होंने एक ड्यूरेशन दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कितने दिनों का है, 24 दिनों का है ना। यानी कि ये जो हमारी साइकिल है वो कितने दिनों की है, 24 डेज की है, ऐसा इन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। आगे दिया गया है का आरेखीय प्रदर्शन किया गया है, यदि आर्तप प्रवस्था जो है वो कितने दिनों की है, 3 दिनों की है। मतलब ये कि उसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज है, जो ब्लीडिंग फेज है, वो कितने दिनों की है, 3 दिन की है। अब उनका सवाल क्या है कि आर्तप प्रवस्था 3 दिन की है, तो प्रवस्था ए व बी कितने दिनों की होगी। तो यहाँ पे आप गौर से देख पा रहे हैं कि हमारी जो साइकिल है वो 24 डेज की है, लेकिन जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है वो एकदम मिडल में से लिया गया है। यानी कि जो ओवुलेशन हो रहा है वो कितने दिनों पर हो रहा है, 12वें दिन पर हो रहा है। तो जो बी वाली फेज हमारी होगी वो कितने दिन की होगी, 12 डेज की। अब 12 डेज की हमारी क्या होगी, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। 3 दिन की उन्होंने क्या मेंशन की है, ब्लीडिंग फेज। तो हमारे पास जो ए बच जाएगा वो कितने दिनों का बच जाएगा, वो बच जाएगा सिर्फ 9 डेज का। यानी कि ए हमारा कितना होगा, 9, ये होगा हमारा 12, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, क्योंकि 12 और 9 हो जाएंगे 21, और 21 और 3 हो जाएंगे 24, जो साइकिल उन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मानव में अपरा का प्रकार ए और बी ऊतक के अंतरांगुलीकृत संबंध से बनता है। ये एक तरीके का फिलिंदा ब्लैंक है जो हूबहू एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर आप उसको याद रखें तो यहां पर जो चीज लिखी है वो लिखी है कॉरियोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है जरायुज अंकुरक, और यहां जो लिखा है वो लिखा है गर्भाशयी ऊतक, गर्भाशयी ऊतक के अंतरांगुलीकृत संबंध से बनता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट, कि कितने कथन गर्भावस्था के लिए सत्य हैं, हमें देखना है कि एमटीपी सामान्यतः प्रथम तिमाही के दौरान सुरक्षित होता है, यह बात सही है, हमें सत्य ही ढूंढना है। कि गर्भनिरोधन की संभावना शून्य है जब तक कि माता 2 वर्ष तक शिशु को दूध पिलाती है, तो यहां 2 वर्ष गलत है। एनसीईआरटी ने मैक्स टू मैक्स इसे माना है 6 महीने के लिए, जो है ना। आईयूडी बहुत प्रभावी गर्भनिरोधक हैं, ये बात सही है। चौथे में कहा गर्भधारण से बचने के लिए सहवास के बाद 1 सप्ताह तक, तो 1 सप्ताह नहीं, वहां पर 72 घंटों की बात कही गई है। यानी कि हमारा 4 कैसा है, गलत है। तो सही हमें क्या दिख रहे हैं, 1 और 3, जो हमें देखने को मिल रहा है बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि उल्ब वेदन के लिए कौन सा कथन असत्य है, कि इसका उपयोग खंड तालु, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, होता क्या है कि कुछ बच्चों में जन्म से ही उनका जो तालु होता है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, और कभी कभार उस तालु के साथ साथ होठ भी बीच में से अलग होता है। ये कंडीशन जो है वो वहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, ये कंडीशन जो है वो एम्ब्रोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से है। ठीक है,
तो यहां पर आप जानते हैं कि जो एमनियोसेंटेसिस है वो जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करने के लिए है, ना कि एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर का पता करने के लिए। मतलब ये वाली बात कैसी है, असत्य है, और जो असत्य है वही हमारे लिए क्या है, सत्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि इसका उपयोग डाउन सिंड्रोम का पता करने में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह किया जाता है जब स्त्री में 14 से 16 सप्ताह, लगभग 5वें महीने के आसपास ये होता है। जो यह जन्म पूर्व ही लिंग निर्धारण का पता करने में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इससे किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट कैसे हैं, सही हैं। जो गलत है वो हमारा कौन सा है, ए वाला है। नेक्स्ट, कि दिए गए चित्र में एक तत्व को स्रावित करने वाला एक तत्व है जो इससे स्रावित हो रहा है। आप जानते हैं एनसीईआरटी ने ये जो डायग्राम दिया है वो कॉपर टी का दिया है। आप टी शेप देख पा रहे हैं, है ना, कॉपर टी। अंतः गर्भाशय यंत्र को दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा इस यंत्र की सही पहचान तथा उसका लक्षण है। कॉपर टी, कॉपर 7, लिपेज लूप नहीं है, LNG20 नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कॉपर टी है जो है। और इसके कार्य करने की विधि क्या है, ये शुक्राणु की गतिशीलता और उसकी निषेचन क्षमता को कम करता है। ये बात भी कैसी लिखी है, सही लिखी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। कथन और कारण दिए गए हैं कि प्लाज्मोडियम जीवाणुज के रूप में मानव शरीर में प्रवेश करता है। क्या प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट रूप में हमें एंट्री करता है? हाँ, ये बात सही है। कथन जो है वो कैसा है, सही है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटोजुआ जनित बीमारी है। जी नहीं, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये एक प्रोटोजुआ द्वारा होने वाली बीमारी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। मतलब कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु वो उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन कि सही कथन का चयन करें। गांजा कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये बात कैसी है, सही है। कि प्लाज्मोडियम की गैमेटोसाइट अवस्था में मनुष्य में संक्रमण अवस्था है। जी नहीं, गैमेटोसाइट नहीं है, स्पोरोजॉइड वाली है। जो हाथी पांव रोग एस्केरिस से होता है, ये बात भी गलत है। एस्केरिस से नहीं होता, ये वुचेरेरिया से होता है। और थैलोसीमिया एक एलोसोमल विकार है, एलोसोमल नहीं, वो एक ऑटोसोमल विकार है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ए है जो है। ठीक है, ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से हाजिर होंगे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।